लोग जो होता है भू आकृति विज्ञान पढ़े थे। भारत का भू आकृति विज्ञान, फिर उसकी संरचना पढ़े थे, ठीक है, फिर उसकी अवस्थिति पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र, चैप्टर नंबर 2 अपवाह तंत्र की बात करेंगे। देखेंगे अपवाह तंत्र में पहले आप चित्र को थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। परवर्ती मतलब मुख्य धारा के बाद जो विकसित होती है उसे परवर्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परवर्ती कहा जाता है। ये धाराएं देख रहे हैं, जो मुख्य धारा से जो होता है के बाद विकसित होती है, ये मुख्य धारा है आपका। ये जो होती है यहाँ से निकल रहे ना, ये आपकी मुख्य धारा है जिसे हम परिवर्ती कहते हैं। और प्रत्यानुवर्ती कैसे है? जो मुख्य धारा के विपरीत प्रवाह करे, जो ठीक है, देखिए प्रत्यानुवर्ती नदी जो मुख्य धारा के विपरीत जो प्रवाह करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहा जाते हैं, ये शब्द चारों याद रखिएगा क्योंकि आगे हम पढ़ाएंगे इसी में। प्रत्यानुवर्ती कहते हैं। और जो होता है नवानुवर्ती, नवानुवर्ती मतलब होता है जो मुख्य धारा की दिशा की प्रवाह करे उसे अनुवर्ती कहा जाता है, ठीक है, नवानुवर्ती का। और अनुवर्ती मतलब प्रारंभिक स्थल का प्रत्यक्ष परिणाम जो होता है अनुवर्ती कहलाता है। ये धाराएं जो होती हैं यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, ये धाराएं निकली हुई दिखाएगी। चलते हैं, हम पढ़ते हैं पहले, फिर इसके बाद जो होता है धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। अपवाह तंत्र पहले क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में अपवाह तंत्र उस दो मुख्य कारकों द्वारा निर्धारित और नियंत्रित होता है। याद रखिए, देखिए हमको पीसीएस 2025 मेंस के लिए, प्री के लिए और यूपीएससी के लिए जो होता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखेंगे अपवाह तंत्र जो होता है दो कारकों द्वारा निर्धारित या नियंत्रित होता है। पहला होता है प्रथम प्रारंभिक सतह और ढलान की प्रकृति कैसी है। द्वितीय जो होता है भूगर्भिक संरचना, जैसे बलन, भ्रंशन, संधियाँ, ये जो होता है द्वितीय भूगर्भिक संरचना के द्वारा जो होता है निर्धारित किया जाता है। अपवाह तंत्र को प्रारंभिक सतह और भूगर्भिक संरचनाओं के साथ जल धाराओं के समायोजन के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। दो श्रेणियों में जो होता है विभाजित किया गया है। पहला होता है क्रमवर्ती धाराएं, नोट करेंगे, सीक्वेंट स्ट्रीम्स। क्रमवर्ती धाराएं, ये धाराएं क्षेत्रीय ढलान का अनुसरण करती हैं और भूगर्भिक संरचनाओं के बाद अच्छी तरह से समायोजित हो जाती हैं, ठीक है, भूगर्भिक संरचनाओं के साथ जो होता है अच्छी तरह से समायोजित हो जाती है। उदाहरण में अनुवर्ती, परवर्ती, प्रत्यावर्ती और अनुवर्ती धाराएं, ठीक है, नौ अनुवर्ती धाराएं, ये जो होती हैं भूगर्भिक संरचनाओं में। अब यहाँ पर देखेंगे कि अक्रमवर्ती धाराएं कौन होती हैं। ये धाराएं जो होती हैं ढलान का अनुसरण नहीं करती। ये सारे यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा और पीसीएस के एग्जाम में। ये धाराएं जो होती हैं ढलान के अनुसरण नहीं करती हैं, भूगर्भिक संरचनाओं के साथ समायोजित नहीं होती हैं। भूगर्भिक संरचनाओं के साथ जो होता समायोजित नहीं होती हैं, उन्हें अक्रमवर्ती धाराएँ कहती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है। उदाहरण में इसमें कौन आता? पूर्ववर्ती धाराएं और अध्यारोपित धाराएं, दो धाराएं इसमें शामिल होती हैं। पूर्ववर्ती और अध्यारोपित धाराएं जो होती हैं इसमें शामिल होती हैं। नौ अनुवर्ती धाराएं क्या होती हैं? सहायक नदियां जो मुख्य धारा की दिशा में बहती हैं। नौवर्ती धाराएं, जो सहायक नदियां होती हैं जो मुख्य धारा की दिशा में बहती हैं, वे मुख्य धारा के बाद उत्पन्न होती हैं। हालांकि उसी ढलान पर बहती हैं, लेकिन आमतौर पर ये छोटी और होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? सहायक नदियों की, ये सहायक नदियाँ होती हैं, तब इन्हें कहा जाता है नौवर्ती धाराएं होती है। क्या होती है? नौवर्ती धाराएं। देख रहे हैं, देख लीजिए, ये है, ठीक है, इसी धाराओं से जो होता है उसी दिशा में बह रही हैं, ठीक है। लेकिन ये नदी बड़ी होती है, ये नदियाँ क्या छोटी होती है, तब इसे हम नौ अनुवर्ती धाराएं कहा जाते हैं, ठीक है, नौ अनुवर्ती धाराएं कहते हैं। आगे देखेंगे अक्रम जो होता है, अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र किसे कहा जाता है? नोट करेंगे अक्रम, इसमें जो होता है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र क्या होता है? इसी के अंतर्गत जो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, इसके अंतर्गत वे नदियाँ आती हैं जो पर्वतों उच्चभूमि के उत्थान से पहले अस्तित्व में थीं और उत्थानशील भूमि में निरंतर कटाव के माध्यम से अपना मार्ग बनाए रखती हैं। निरंतर जो होता है कटाव के माध्यम से जो होता है अपना मार्ग बनाए रखती हैं। जैसे इसमें पूर्ववर्ती अपवाह नदियाँ में कौन आती है? सिंधु, सतलज, गंगा, घाघरा, काली, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां जो तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र की नदियां हैं। नोट करेंगे, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र की नदियां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इनका उत्थानशील हिमालयी भूभाग में अपना मार्ग बनाया है। इनका उत्थानशील जो होता है हिमालय भूभाग में क्या करे? अपना मार्ग बनाया है। ये जो होती है पूर्ववर्ती अपवाह होती है, ठीक है, क्योंकि इनका अस्तित्व उत्थान भूमि में निरंतर कटाव के माध्यम से मार्ग जो बनाए रखती हैं वो नदियाँ क्या कहलाती हैं? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र कहलाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
ठीक है। अध्यारोपित अपवाह तंत्र की बात करें, अध्यारोपित अपवाह तंत्र कौन आता है इसमें? ऐसी नदियां जो अक्सर कटाव और सतही सामग्री, ठीक है, सतही सामग्री में परिवर्तन के कारण नई भूवैज्ञानिक सतह पर विकसित हुई हैं, नई भूवैज्ञानिक सतह पर विकसित हुई हैं, वहाँ अपवाह तंत्र क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक संरचनाओं और ढलानों के अनुरूप नहीं है, ठीक है, वह अध्यारोपित अपवाह तंत्र आती है। इसमें क्या होती है? प्रायद्वीपीय भारत के दक्कन ट्रैप क्षेत्र में अनेक नदियां अध्यारोपित नदियां हैं। कहाँ पर? प्रायद्वीपीय भारत के दक्कन ट्रैप क्षेत्र में अनेक जो था नदियां अध्यारोपित नदियां। ये नदियां लावा जमने के बाद प्रकट हुई हैं, जिसके एक नई सतह बनी है। लावा आवरण हटने के बाद जो था अपवाह प्रतिरूपित निर्माण हुआ है। लावा हटने के बाद जो था इनके अपवाह का प्रतिरूप का निर्माण हुआ है। कहाँ पर? ये अध्यारोपित अपवाह नदियाँ कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चले हैं, ठीक है। अपवाह के प्रतिरूप कितने प्रकार के होते हैं? तो देखेंगे ध्रुव आकृतिक अपवाह प्रतिरूप, ठीक है, ध्रुव आकृतिक अपवाह, ये वृक्ष की शाखाओं के समान प्रतीत होती हैं, एक समान असमी संरचनाएं वाले क्षेत्र में विकसित होती है। उदाहरण के रूप में जैसे सिंधु, गोदावरी, महानदी और उत्तरी मैदान की नदियाँ, ये क्या होती हैं? ध्रुवकृत अपवाह प्रतिरूप होती हैं। नोट करेंगे सिंधु, गोदावरी। यूपीएससी क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ये आपके समझ लीजिएगा। आगे चलेंगे। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? इस प्रकार के अपवाह तंत्र में छोटी धाराएं मुख्य धारा रोपण से जो होता है धारा से समकोण मिलती हैं, नरम चट्टाने के माध्यम से विभेदक अपवर्तन के कारण बनती हैं, ठीक है। जालीनुमा अपवाह तंत्र, जालीनुमा अपवाह तंत्र सिंघभू में, सीन बेसिन, ये फ्रांस में होती है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये कोड़ी है, वलयाकार है नदियाँ, कंतराभ है, वृक्षाकार नदियाँ हैं, विकृत नदियाँ हैं, ये समरेखी हैं, ठीक। अब केंद्रीय नदियाँ हैं, देख रहे हैं ये सारी नदियों का दुमाकृत नदियाँ कैसे बह रही हैं। ये दुमाकृत नदियाँ देखिए कैसे बह रही हैं। दिशात्मक जालीनुमा नदियाँ देख लीजिए, संयुक्त जालीनुमा, ये सारी नदियों का देख रहे हैं कैसे कैसे बह रही। घुमावदार नदियाँ कौन है? घुमावदार जाली नदियाँ हैं, ठीक है, जालीनुमा, ये सारी नदियाँ हैं। कोड़ी अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? इस प्रकार के अपवाह तंत्र में सहायक नदियां न्यून कोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं, जो हिमालय की तराई में आमतौर पर देखने को मिलता है, उसे कोड़ी अपवाह तंत्र कहते हैं। आयताकार अपवाह तंत्र कहते हैं, इस प्रकार के अपवाह तंत्र में मुख्य धारा सहायक नदियां समकोण पर मिलती हैं, प्रतिवंश वाले क्षेत्र बनाती हैं, जैसे कोलोराडो नदी अमेरिका में है, विंध्य पर्वत भारत में है। ये आयताकार अपवाह प्रतिरूप नदियाँ नोट करेंगे, कोलोराडो नदी और अमेरिका, नोट करें, ठीक है। ये आयताकार अपवाह तंत्र, एक है आरी अपवाह प्रतिरूप। ये दोनों क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ठीक है। कौन सा? ये आरी अपवाह प्रतिरूप। इस प्रकार के अपवाह तंत्र में शिखर में सहायक नदियां सभी नदियों को दिशाओं में बहती हैं और एक केंद्रीय बिंदु से निकलती हैं, ठीक है। इस प्रकार के अपवाह तंत्र में शिखर से सहायक नदियां सभी दिशाओं में बहती हैं और एक केंद्रीय बिंदु से निकलती हैं, जैसे अमरकंटक की पहाड़ियाँ, गिरनार पहाड़ियाँ, ये आरी अपवाह के प्रतिरूप हैं, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ और गिरनार की पहाड़ियाँ। अब केंद्रीय अपवाह के प्रतिरूप कौन है? ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया। अब केंद्रीय अपवाह के प्रतिरूप भी पूछा गया। इस प्रकार के अपवाह तंत्र में सभी और धाराएं निचले बेसिन, निचले केंद्रीय जो होता अवनमन से मिलती हैं, ठीक है, निचले केंद्रीय अवनमन से जो होता मिलती है। उदाहरण के लिए लद्दाख, तिब्बत, ठीक है, बागमती, नेपाल नदियों की धाराएं होती हैं, ठीक है, बागमती, नेपाल नदियों की धाराएं नोट करेंगे, लद्दाख, तिब्बत और बागमती, ये अब केंद्रीय अपवाह तंत्र होते हैं। आगे चलेंगे। अव्यवस्थित अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? इस प्रकार के अपवाह तंत्र में बर्फ की चादर खाली हुए क्षेत्र में असमन्वित प्रतिरूप में पाया जाता है। उदाहरण के लिए काराकोरम को हिम आच्छादित घाटियाँ नोट करेंगे, हिम आच्छादित घाटियाँ, ठीक है, काराकोरम की, ये बर्फ की चादर से खले हुए क्षेत्र में असमन्वित प्रतिरूप से पाया जाता है, अव्यवस्थित अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। आगे देखेंगे कंठतारभ अपवाह प्रतिरूप। एक क्वेश्चन पूछा गया, कंठतारभ जो होता है अपवाह प्रतिरूप, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार के अपवाह तंत्र में सहायक नदियां मुख्य नदी से असंगत रूप से मिलती हैं। सहायक नदियां अपनी मुख्य धाराओं को विपरीत दिशा में बहती हैं, ठीक है, अपनी धाराओं के विपरीत दिशा में बहती हैं, जैसे अरुण नदी नेपाल में, कोसी की सहायक नदियाँ, कोसी और उसकी सहायक नदियाँ, कोसी सहायक नदियाँ, ये कंठतारभ अपवाह तंत्र होती हैं, ठीक है। वलयाकार
वलयाकार अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? इस प्रकार के अपवाह तंत्र में शिखर के चारों ओर वृत्ताकार पथ में सहायक नदियां बहती हैं, जो भारत में दुर्लभ है। उदाहरण के तौर पे पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत में। नोट करेंगे, पिथौरागढ़ और नीलगिरी पहाड़ियाँ का वलयाकार अपवाह का प्रतिरूप है, वलयाकार अपवाह का प्रतिरूप है। नोट कर लीजिए, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के पढ़िएगा। समांतर अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? इस प्रकार के अपवाह तंत्र में सहायक नदियां एक समान ढलान वाले क्षेत्र में समांतर बहती हैं। इस प्रकार के अपवाह नदियां में सहायक नदियां एक समान ढलान वाले क्षेत्र में समांतर बहती हैं, ठीक है। जैसे पश्चिम तटीय नदी मैदान। नोट करें, पश्चिम तटीय मैदान की नदियां। आगे देखेंगे भारतीय अपवाह तंत्र। नोट करेंगे भारतीय अपवाह तंत्र नदियां कौन कौन है, देखिए। भारतीय अपवाह तंत्र नदियां देखेंगे। भारतीय अपवाह तंत्र को इसके जल प्रवाह, जल संभर क्षेत्र का आकार, उद्गम के आधार पर मुख्यतः हिमालय और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के रूप में विभाजित किया जाता है, ठीक है। मुख्यतः हिमालय और प्रायद्वीपीय तंत्र के रूप में विकसित किया जाता है। देखेंगे जल प्रवाह के आधार पर, अर्थात समुद्र की ओर उन्मुख नदियाँ। भारतीय अपवाह तंत्र दो भागों में बांटा जाता है, अरब सागर का अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। नोट करेंगे, अरब सागर का अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये दोनों अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली, सह्याद्री द्वारा अलग होते हैं। दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्री के द्वारा क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। अरब सागर अपवाह तंत्र देश का लगभग 23% अपवाह क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार नदी के तंत्र शामिल हैं, ठीक है। इसका जल अरब सागर में गिरता है, ठीक है। इसका जल कहाँ पर, अरब सागर में गिरता है, ठीक है। अरब सागर अपवाह तंत्र जो होता है, देश का लगभग 23% अपवाह क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, अपवाह, ठीक है, जिसमें सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार नदी तंत्र शामिल हैं, पेरियार नदी तंत्र शामिल हैं। और ये जो होता है अपने अरब सागर में जाकर गिरते हैं। नोट करिए, कहाँ गिरते हैं, अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में गिरते हैं। बंगाल के खाड़ी का अपवाह तंत्र देश के लगभग 77% अपवाह क्षेत्र को समाहित करता है। बंगाल का खाड़ी गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि से मिलकर बना है। इसका जाल जो होता है, इसका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इनका जल कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। सिंधु, ताप्ती, माही, पेरियार नदी अरब सागर में गिरती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नोट कर लीजिएगा। जल संभर के आकार के आधार पर देखेंगे, बृहद नदी बेसिन, इसके अंतर्गत लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जलग्रहण क्षेत्र है। 14 अपवाह बेसिन शामिल हैं, ठीक है। कौन कौन, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि जो थे बृहद बेसिन नदी के अंतर्गत आते हैं। मध्यम बेसिन नदी, इसमें 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर तक बीच जलग्रहण क्षमता है, ठीक है। 44 नदी जो होता है बेसिन में शामिल है, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि जो होता है इसमें शामिल हैं। लव नदी में जो होता है 2,000 वर्ग किलोमीटर कम ग्रहण जल क्षेत्र है। इसमें जो होता है कम वर्षा वाली नदियों को शामिल किया जाता है, कम वर्षा वाली नदियों को शामिल किया जाता है। आगे चलेंगे, हिमालय अपवाह तंत्र। नोट करेंगे, हिमालय अपवाह तंत्र, इसमें 3 प्रमुख जोता नदी बेसिन शामिल हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र 3 बेसिन नदियाँ शामिल हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या है, 12मासी प्रवाह। नोट करेंगे, 12मासी, जो बर्फ पिघलने और वर्षा दोनों से प्रेषित होती है। नोट करें, 12मासी, नोट करेंगे, जो बर्फ पिघलने और वर्षा दोनों से पोषित होता है। ये अपनी ऊपरी भाग में गहन अपरदन करते हैं, जिससे निम्नलिखित भू आकृतियाँ शामिल होती हैं, गार्ज मतलब महाखंड, बी आकार की घाटियाँ 12मासी में, और प्रक्षुब्ध क्षिप्रकाएँ और जलप्रपात इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। मध्य और निचले मार्ग में भू आकृतियाँ की बात करते हैं, समतल घाटियाँ होती हैं, विसर्प, गोखुर झीलें, बाढ़ के मैदान में निक्षेप से बनी आकृतियाँ होती हैं, नदी के मुहाने के पास गुम्फित जलमार्ग होता है, डेल्टा आदि। इसके अलावा ये नदियाँ बार बार अपनी मार्ग बदलती हैं, जिसे कोसी नदियाँ बिहार की शोक कही जाती है। ये मध्य और निचले मार्ग की भू आकृतियाँ होती हैं, कोसी नदियाँ, ठीक है।
सिंधु अपवाह नदी या तंत्र, नोट करेंगे सिंधु अपवाह, नोट करें सिंधु नदी अपवाह तंत्र, हेडिंग डालिए। सिंधु नदी भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियों में सबसे पश्चिम नदी है, नोट करेंगे सबसे पश्चिमी नदी है, नोट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तिब्बत के क्षेत्र से इसे सिंगी खब्बन, नोट करेंगे सिंगी खम्बन या शेर के मुख कहा जाता है। तिब्बत क्षेत्र में इसे सिंगी खम्बन या इसे शेर का मुख कहा जाता है, ठीक है। इसका उद्गम स्थल बोखरचू निकट, बोखरचू के निकट ग्लेशियर से कैलाश पर्वत श्रृंखला के तिब्बती क्षेत्र से होता है, ठीक है। सिंधु नदी बेसिन का 1/3 से थोड़ा अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। लेह जो होता है सिंधु नदी के तट पर प्रमुख शहर है। लेह जो होता है, लेह जो आपका शहर है वो लेह शहर जो होता है सिंधु नदी के तट पर प्रमुख शहर है, ठीक है। लेह लद्दाख देख रहे हैं ना, ये लद्दाख और जस्कर पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। किसमें? लद्दाख और जस्कर पर्वतमालाओं के बीच स्थित है सिंधु नदी। और लद्दाख बाल्टिस्तान और गिलगिस्तान से होकर गुजरता है। लद्दाख किससे? बाल्टिस्तान और लद्दाख से होकर गुजरता है, ठीक है। गिलगिस्तान से होकर गुजरता है। लद्दाख पर्वतमाला को पार करती है, गिलगित के पास एक गाज बनती है और दर्दिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तान में प्रवेश करती है। दर्दिस्तान क्षेत्र से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। नोट करेंगे ये सिंधु नदियाँ की बात कर रहा है। ये नदी दक्षिण की ओर बहती है और मिथनकोट मतलब पाकिस्तान के निकट पंचनद सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम से मिलती है, ठीक है। सिंधु नदियाँ किससे? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम से मिलती हैं। अनंतः ये नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। कराची के पूर्व में अरब सागर में ये गिरती है, नोट करेंगे, ठीक है। झेलम और रावी चिनाब से निकलती है, चिनाब नदी में मिलती है, नोट करेंगे। झेलम और रावी चिनाब नदी में मिलती है। ब्यास और सतलज नदी से जो होता मिलती है, ब्यास जो होता सतलज नदी से मिलती है। सतलज और चिनाब नदियाँ दोनों मिलकर जो होता सिंधु नदी बनती है, ठीक है। सिंधु नदी से मिलती है। यूपीएससी 2011 में पूछा गया है, 21 में देख लीजिएगा। चिनाब और रावी, झेलम और रावी जो होता है चिनाब नदी से मिलती हैं। ब्यास सतलज नदी से मिलती है। सतलज और चिनाब नदी दोनों मिलती हैं। जब सतलज और चिनाब जो होता है दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो सिंधु नदी जो होता है मिलती है। किससे मिलती है? सिंधु नदी से मिलती है, नोट करिएगा। सिंधु नदी के दाएं किनारे पर सहायक नदियाँ देखेंगे। श्योक, इसका उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से। हुजा, गिलगिस्तान भारत के अंतिम सहायक नदियाँ। हुंजा और गिलगित भारत की जो था अंतिम सहायक नदी है। खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोवा, सांबर, संगर ये सुलेमान पर्वतमालाओं से निकलती हैं। ये सुलेमान पर्वतमाला से निकलती हैं, ठीक है। काबुल, इसके बाद क्या है? काबुल। ये सिंधु के सारे सहायक नदियां हैं, नोट कर लीजिए। श्योक है, ठीक है, सिंधु की। श्योक नदी उत्तरी काराकोरम पर्वतमाला में बहती है, पर्वतमाला से बहती है, ठीक है। जो श्योक है ये उत्तरी काराकोरम जो होता है काराकोरम पर्वतमाला से बहती है। उत्तर में एक प्रमुख सहायक नदी है नुब्रा, जिसका उद्गम जो होता है सियाचिन ग्लेशियर इसमें मिलती है, ठीक है। नुब्रा सियाचिन ग्लेशियर से मिलती है। इन दोनों नदियों को संयुक्त मार्ग पार्क अधिकृत कश्मीर में प्रवेश करता है, ठीक है। मार्ग पार्क जो होता है कश्मीर में क्या करता है? प्रवेश करता है, नोट करेंगे। सिंधु के बाएं किनारे पर जो होता है सहायक नदियाँ कौन है? झेलम, जो कश्मीर में बेत, संस्कृत में बिस्तता और ग्रीक में हाइडेस्पिच के नाम से जाना जाता है। कश्मीर में बेत, संस्कृत में बिस्तता, झेलम का नाम है, ठीक है। बेत कश्मीर में क्या कहा जाता है? बेत कहा जाता है, याद रखिएगा। और संस्कृत में बिस्तता और ग्रीक भाषा में इसे हाइडेस्पिच के नाम से जाना जाता है। ग्रीक भाषा में इसे हाइडेस्पिच के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम स्थल कश्मीर के घाटी में दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत से श्रृंखला की तिलछटी के निकट बेसिन बेरी नाग झील से होता है, ठीक है। सिंधु की जो होता है झेलम नदियों का उद्गम बेरी नाग झील से होता है, जो पीर पंजाल पर्वत की श्रृंखला की एक तलछटी के निकट स्थित है। और ये जो होता है कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, देख रहे हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज देख रहे हैं नदियाँ। ये नदियाँ आप देख रहे हैं कि नहीं? ये ब्यास है, शिवकिला, दर्रा, हरिखा, ठीक है। ये राक्षस तिल होता है। ये सारे मैप में देखेंगे आप पूरा दिया रहेगा, ठीक है।
यहाँ श्रीनगर जो था वुलर झील से होकर गुजरती है। श्रीनगर किससे? श्रीनगर और वुलर झील से होकर गुजरती है। नोट करेंगे, देख लीजिएगा। जो सिंधु की सहायक बाएं किनारे पर जो सहायक नदियाँ हैं, ये नदी जो होता है बारामूला के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जो होता है के पास चीनाब नदी में मिलती है। पाकिस्तान के पास कहाँ पर? चीनाब नदी में मिलती है। ठीक है, सिंधु की। आगे चलेंगे। सहायक नदियों में देखा जाए तो किशन गंगा दाएं की तरफ है, दूध गंगा नदी, पोहरू, लिहना नाला, ठीक है, रामबियारा नाला, सीध नाला, ये सभी सहायक नदियाँ। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में देखेंगे मंगला बांध, रसूल बैराज और किशन गंगा सिंध नदी पर। ठीक है, देख लेंगे मंगला बांध, रसूल बैराज और किशन गंगा हो गया। पंच नदी द्वारा निर्मित दोआब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आरओ में पूछा जाएगा। दो नदियों के बीच के दोआब के नाम से जाना जाता है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब के नाम से जाना जाता है। जब दो नदी होती हैं उनके बीच का क्षेत्र जो होता है क्या होता है? दोआब कहलाता है। बिष्ट दोआब किसके? ब्यास और सतलज नदी के बीच के जो होता है बिष्ट दोआब कहा जाता है। बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच में जो होता है बारी दोआब होता है। ठीक है, रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच में जो होता है रचना दोआब होता है। ठीक है, चाज दोआब जो होता है चिनाब और झेलम के बीच में स्थित होता है। सिंध सागर झेलम और सिंधु के बीच में स्थित होता है सिंध सागर। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। चिनाब देखेंगे। चिनाब नदी जो होता है ये चंद्रभागा, दो धाराओं में चंद्रा और भागा के एक दूसरे से मिलने से बनती है, जो लाहौल और स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में क्रमशः बारालाचा दर्रे के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम मुख से निकलती हैं। ठीक है, बारालाचा दर्रे के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम मुख से जो होता है निकलती हैं। बाघ सिगरी ग्लेशियर इस नदी को जल प्रदान करता है। बाघ सिगरी ग्लेशियर इस नदी को जल प्रदान करता है। ठीक है, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नोट करेंगे, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उधर झेलम पड़े थे, इधर चिनाब। ठीक है, नोट करेंगे। मरुसुधर चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब की सबसे ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती हैं। ठीक है, सहायक नदियों में चंद्रभागा और तावी है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सलाल परियोजना, दुलस्ती बांध और बगलीहार बांध जो होता है और त्रिम्मू बैराज, कौन है? त्रिम्मू बैराज जो होता है स्थित है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप झेलम पढ़ें, रावी पढ़ें। ठीक है, झेलम पढ़ें और कौन पढ़े? चिनाब पढ़ें। अब पढ़ते हैं रावी नदी। रावी नदियाँ, इसका उद्गम स्थल कुल्लू की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश और रोहतांग दर्रे के पश्चिम भाग से होता है। नोट करेंगे, रावी नदी का उद्गम जो होता है कुल्लू के पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश और रोहतांग दर्रे के पश्चिम भाग से है। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल और धौलाधर के जो है बीच से होकर गुजरती है। चुंबा घाटी देख रहे हैं ना, चुंबा घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल और धौलाधार के जो होता है बीच से होकर गुजरती है चुंबा घाटी। सहायक नदियाँ बूधिल, नाई धोना, नाम सुने? नाई धोना, नाई का या तो धोना, सहायक नदियाँ। बहुउद्देशीय परियोजना थीन बांध बनाया गया। देखिए, रणजीत सागर बांध कर सकते हैं, रणजीत सागर बांध कर सकते हैं। ये रावी नदियाँ होगी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ब्यास नदियाँ। इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से है। नोट करेंगे, रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड पर है। कुल्लू घाटी से होकर बहती है और धौलाधर पर्वतमाला में जो था गाज बनाती है। धौलाधर पर्वतमाला में क्या बनाती? गाज बनाती। पंजाब के मैदान में प्रवेश करने पर हरेके नामक स्थान पर, नोट करें, हरेके नामक स्थान के निकट सतलज नदी में जो होता है मिल जाती है। हरेके नामक स्थान के निकट जो होता है सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन है? पार्वती नदी। नोट करेंगे, सहायक नदियाँ कौन है? पार्वती नदी। बहुउद्देशीय परियोजनाएं की बात करें, ब्यास परियोजना, पोंग बांध और पंडो बांध। नोट करेंगे, ब्यास परियोजना, पोंग बांध और पंडो बांध इसकी परियोजना है। नोट कर लीजिए। इसके बाद सतलज, बहुत इंपॉर्टेंट है सतलज। ठीक है, इसका उद्गम मानसरोवर के तिब्बत के पास राक्षस ताल से है। ठीक है, राक्षस ताल से होता है, उसका नाम राक्षस ताल है। ठीक है, राक्षस ताल से तिब्बत में जो होता है ये
लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। सतलज, नोट कर लेंगे। मानसरोवर के तिब्बत के पास राक्षस ताल से निकलती है। तिब्बत में ये जो होता है लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। शिवकीला अर्थात हिमाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। शिवकीला जो होता है हिमाचल प्रदेश से होते हुए कहाँ, भारत में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियाँ में रावी और ब्यास है, नोट करेंगे। सतलज की नदी, रावी और ब्यास सहायक नदियाँ। हिमाचल प्रदेश में स्पीति दाएं किनारे पर है, ठीक है, दाएं किनारे पर। चलें बहुउद्देशीय परियोजना में देखेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना में देखेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना, हरिकेबाज बैराज, सरहिंद परियोजना, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना, करछम बांडुगु जल विद्युत संयंत्र और नाफ्ता साकरी बांध। नाफ्ता साकरी बांध, ठीक है, नोट करेंगे। करछम वांटू जल विद्युत परियोजना, नोट करिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सुरू नदी। सुरू नदी जो था ये देवसाई पर्वत से निकलती है, ठीक है। ये प्रति अनुवर्ती सहायक नदी है, ठीक है। कारगिल के तट पर जो था, कारगिल इसके तट पर स्थित है, ठीक है। सुरू नदी के तट पर कारगिल स्थित है। सिंधु की सहायक नदियां जो होती हैं जास्कर, सिगार, गास्टिंग और द्रास है, ठीक है। ये सभी अब तक पढ़े सिंधु का। अब चलेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब कौन सी नदी पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिमी बंगाल में 520 किलोमीटर होकर बहती है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होकर बहती है, ठीक है। गंगा बेसिन के अंतर्गत आने वाले प्रमुख भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है, झारखंड है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है और संघ शासित राज्य क्षेत्र में दिल्ली शामिल है, ठीक है। जो गंगा नदी तंत्र से देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 26% अपवाह क्षेत्र से संबंधित है। 26% जो होता अपवाह क्षेत्र से जो होता संबंधित है गंगा से। गंगा की उद्गम की हम बात कर लेते हैं, देखेंगे। ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी की नदी के रूप में जो होता निकलती है, भागीरथी के रूप में जो होता निकलती है। कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से। अलकनंदा का उद्गम बद्रीनाथ के ऊपर स्थित जो होता है, अलकनंदा का उद्गम बद्रीनाथ के जो होता है, उद्गम बद्रीनाथ के ऊपर स्थित जो होता है संतोपंत ग्लेशियर से होता है। किससे थे, संतोपंत ग्लेशियर से होता है। ये जोशीमठ अर्थात विष्णु प्रयाग में धौली और विष्णु गंगा से बनती, संगम से बनती हैं। किससे, जोशीमठ में, विष्णु प्रयाग में धौली और विष्णु गंगा से बनती हैं, ठीक है। मंदाकिनी का उद्गम देखेंगे। इसका उद्गम जो होता है चिरागबाड़ी ग्लेशियर से होता है। अलकनंदा जो होता एक सहायक नदी, अलकनंदा की एक सहायक नदी कौन, मंदाकिनी, ठीक है। पिंडारा और पिंडारा नदी जो होता है कर्णप्रयाग, नोट करेंगे, कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। कहाँ से, कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ, देवप्रयाग में मिलती हैं, जहाँ से गंगा के नाम से जाना जाता है इसे, जहाँ इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार में गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार में कहाँ, गंगा नदी जो होता है पहाड़ों से निकलकर जो होता है मैदान में क्या करती है, प्रवेश करती है। ये नदी के मुहाने के पास दो नदियों भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। ये नदी के मुहाने के पास जो होता है ये दो नदियों में, कहाँ, भागीरथी और पद्मा में जो होता है विभाजित हो जाती है। कहाँ से निकलती है, हरिद्वार के गंगा नदी में पहाड़ी से निकल के मैदानों में प्रवेश करती हैं, हरिद्वार से, ठीक है, नोट कर लेना, हरिद्वार से, ठीक है। ये सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। पश्चिम बंगाल में जो होता है फरक्का बांध जो होता है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, फरक्का, ठीक है। अम्बाला शहर सिंध और गंगा नदी के तंत्रों के बीच जल विभाजक स्थल पर स्थित है। जल विभाजक स्थल पर स्थित है कौन शहर, अम्बाला शहर, नोट करेंगे, अम्बाला शहर। ये देख लीजिए, ये सारी नदियाँ गंगा नदी के अपवाह तंत्र में, देख लीजिएगा। ये देखिए रामगंगा देख रहे हैं, ये गंगा नदी जो आ रही है इस पर सहायक नदियों के बारे में देख लीजिए, ठीक है। गंगा नदी देख लेंगे अब, कहाँ, गंगा नदी के सहायक नदियाँ के मिलन स्थल देखेंगे। देवप्रयाग में अलकनंदा, कन्नौज में रामगंगा मिलती है,
प्रयागराज में यमुना में जाकर मिलती है गंगा नदी, गाजीपुर में गोमती में मिलती है, छपरा में घाघरा में मिलती है, छपरा में जो होता है घाघरा नदी में जाकर मिलती है, पटना में सोन नदी में जाकर मिलती है। ये गंगा की सहायक नदियों का मिलन स्थल है हाजीपुर में गंडक नदी में, भागलपुर में जो होता है कोसी नदी के रूप में, और मालदा में महानंदा के रूप में। ये जाकर के जो होते हैं सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलती है गंगा में, इनकी सहायक नदियाँ हैं। गंगा के बाएं किनारे पर स्थित सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। बाएं किनारे पर जो स्थित है, पहला है गोमती नदी। देखेंगे गंगा के बाएं किनारे की बात करेंगे। ठीक है, दाहिने नहीं बल्कि गंगा के बाएं किनारे की हम बात कर रहे हैं। पहला हम देखेंगे गोमती नदी। चले देख रहे हैं ना बाएं किनारे का गोमती नदी, यहाँ देख रहे हैं ना गोमती नदी, शारदा नदी, राप्ता नदी, घाघरा, ये सारे जो था बाएं किनारे पे यहाँ से निकलती हैं, भागीरथी यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, इधर जितनी नदियाँ हैं बाएं किनारे की नदियाँ क्रम याद रखेंगे, इधर दाएं किनारे की नदियाँ। ठीक है, तो पहले हम गोमती नदी, इसका जो उद्गम देखेंगे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में गोमत ताल से निकलती हैं। गोमती नदी जो होता है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में गोमत ताल से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? गोमत ताल से निकलती हैं। ठीक है, संगम की बात करें, गोमती जो होता अनंत गाजीपुर जिले में सैदपुर के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। सैदपुर के पास गंगा नदी में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है, ये नोट करना है, पूछा गया है। इसकी सहायक नदियाँ सई नदी, चौका नदी, कठिना नदी और सरायन नदी हैं। शहर देखेंगे गोमती के कई शहरों से होकर गुजरती है। गोमती कई शहरों से होकर गुजरती है। गोमती नदी लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जो होता है इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जो होता है इस शहर में गोमती नदी किनारे स्थित है। इसकी दो धाराएं शामिल हैं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। काली गंडक और त्रिशूल गंगा। उद्गम स्थल देखेंगे, ये नदी धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच नेपाल हिमालय से निकलती है। काली गंडक और त्रिशूल गंगा, इसका उद्गम स्थल देखेंगे तो कहाँ पर है? धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट के बीच जो होता है नेपाल की हिमालय से निकलती हैं तथा नेपाल के मध्य भाग में बहती हैं। चंपारण बिहार में जो होता है गंगा नदी में प्रवेश करती है, गंगा के मैदान में प्रवेश करती है चंपारण, तथा पटना के पास गंगा में मिल जाती है। पटना के पास गंगा में मिल जाती है। कौन? काली गंडक या त्रिशूल। ठीक है, कांवर झील जो तो गोखुर झील इस नदी का जल प्राप्त करती है, इसी नदी से जल प्राप्त करती है। कौन? कांवर झील अर्थात गोखुर झील जो होता है इस नदी से जो होता है प्राप्त करती है। यूपीएससी 2023 में पूछा गया है, नोट करेंगे। घाघरा में आइए, इसका उद्गम स्थल जो होता है मापचा चुंगी। ठीक है, गुरला संबंधित मंदाता शिखर के ग्लेशियर तथा पहाड़ों से निकलकर शीश पानी में एक गहरे गांच का निर्माण करती है। शीश पानी में एक गहरे गांच का निर्माण करती है निकलकर। कौन? घाघरा। नोट करेंगे घाघरा की सहायक नदियाँ टीला, सेती और बेरी हैं। ठीक है, शारदा नदी जिसे काली या काली गंगा इसमें मिलती हैं। अनंत छपरा से गंगा में मिलती है, छपरा में गंगा से मिलती हैं। कौन सा? ठीक है, छपरा से गंगा मिलती है, घाघरा नदी। ठीक है, सरजू नदी की जो था शारदा नदी, सरजू नदी शारदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सरजू नदी किसकी? शारदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अयोध्या शहर जो होता है सरजू नदी के किनारे पर स्थित है। अयोध्या शहर सरजू नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, शारदा या सरजू, इसका उद्गम जो होता है शारदा या सरजू का जो होता है उद्गम नेपाल के हिमालय में ग्लेशियर से होता है। कहाँ? नेपाल के मिलम ग्लेशियर। नोट करेंगे, मिलम ग्लेशियर से होता है, जहाँ गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। किसके? गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली और चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काली या चौक के नाम से जाना जाता है। अनंतः ये घाघरा नदी में मिलती है। चलिए जिसमें देखेंगे, अगला देखेंगे हम लोग तो शारदा यहाँ पर का काली चौक में ना अनंत ये घाघरा नदी से मिल जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे कोसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, यह एक पूर्ववर्ती नदी है। अभी हमने बता दिया पूर्ववर्ती नदी किसे कहा जाता है। ठीक है, उद्गम स्थल तिब्बत के माउंट एवरेस्ट से उत्तर से निकलती है। इसका मुख्य जो होता है धारा अरुणा नदी से निकलती है। अरुण नदी से निकलती है, मुख्य धारा अरुण नदी से निकलती है। नेपाल के हिमालय को पार करने के बाद ये जो होता नदी सोन कोसी अर्थात पश्चिम में, तैमूर कोसी पूर्व में जो होता
तैमूर कोशी पूर्व में जो होता है मिल जाती है। अरुण नदी के साथ मिलकर ये जो होता है सप्तकोशी का निर्माण करती है। किसका? अरुण नदी के साथ मिलकर के सप्तकोशी का निर्माण करती है। ठीक है। रामगंगा, ये गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है और कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है। रामगंगा गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है और कन्नौज के जो होता है पास जाकर गंगा में मिल जाती है। महानंदा, इसका उद्गम दार्जिलिंग पहाड़ियों से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? दार्जिलिंग पहाड़ियों से होता है। ठीक है। दार्जिलिंग पहाड़ियों से होता है। ये जो होता है गंगा के बाएं किनारे पर स्थित इसकी सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में इसमें मिलती है, जो पश्चिमी बंगाल में जो होता है इसमें मिलती है। ठीक है। आगे देखेंगे, गंगा के दाएं किनारे में सहायक नदियाँ, गंगा के दाएं किनारे के सहायक नदियाँ देखेंगे। यमुना, नोट करेंगे, गंगा के दाएं किनारे की जो होता है सहायक नदियाँ, वो बाएं थी, अब जो होता है दाएं, नोट करेंगे। यमुना नदी, ये जो होता है गंगा के सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है जो प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से मिलती है, जो प्रयागराज इलाहाबाद में क्या करती है? गंगा से मिलती है। इसका उद्गम स्थल देखेंगे मसूरी पर्वतमाला में जो होता है बंदरपूछ चोटियों के निकट यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। बंदरपूछ चोटियों के निकट जो होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है। सहायक नदियाँ जो होती है इसकी दाएं के किनारे पर देखेंगे टोन्स सबसे बड़ी, चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। ठीक है। बाएं किनारे पे देखेंगे हिंडन, रिहंद, सेंगर और वरुणा है। नोट करेंगे, दाएं किनारे पर बाएं किनारे पे दोनों का जो होता है नदियों का याद रखिएगा यमुना नदी के। ठीक है। यमुना नदी के जो होता है दाएं किनारे पर कौन है और बाएं किनारे पर कौन सी नदी है? ठीक है। दाएं किनारे पर टोन्स, चंबल और सिंधु हैं, बेतवा और केन है, जबकि बाएं किनारे पर हिंडन, रिहंद, सेंगर और वरुणा है। ठीक है, वरुणा है। आगे चलेंगे, टोन्स नदी देखेंगे। टोन्स जो होता है सबसे बड़ी सहायक नदी है। टोन्स जो होता है सबसे बड़ी सहायक नदी है। टोन्स के ऊपरी हिस्से में जो होता है कुछ आकर्षक स्थल हैं। एल्डर और ब्लू पाइन, नोट करेंगे, एल्डर और ब्लू पाइन के वन प्रसिद्ध हार की दून जल ग्रहण क्षेत्र के ओर पाए जाते हैं। हार की दून जो होता है जल ग्रहण क्षेत्र की ओर पाए जाते हैं। ठीक है। गोविंद पशु विहार अभ्यारण्य टोन्स के ऊपरी भाग में स्थित है। गोविंद पशु विहार अभ्यारण्य जो होता है टोन्स के ऊपरी भाग में स्थित है। ये भारतीय हाथियों के लिए एक सीमा पर रेखा है। ठीक है। ये भारतीय हाथियों के लिए एक सीमा रेखा है। यमुना के पश्चिम में जो होता है, यमुना के पश्चिम में पश्चिमी हिमालय इसकी तलछटी से 900 किलोमीटर में कोसी हाथी, नोट करें, कोई हाथी नहीं मिलती है। ठीक है। 900 किलोमीटर में कोई हाथी नहीं मिलती है, नोट करेंगे। आगे देखेंगे चंबल, देखेंगे चंबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका उद्गम मालवा के पठार मध्य प्रदेश के माहू के पास है। मालवा, चंबल जो होता है मालवा के पठार मध्य प्रदेश माहू के पास है। यह नदी जो होता है यमुना से निकलती है, यमुना में मिलती है। ये नदी यमुना नदी में मिलती है। इस पर गांधी सागर बांध अर्थात कोटा स्थित है। गांधी सागर बांध अर्थात कोटा स्थित है। यूपीएससी 2022 में पूछा गया। ठीक है। चंबल अपनी अनूठी बंजर भूमि स्थलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। अनूठी बंजर भूमि स्थलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल बिहड़ों के नाम से जाना जाता है। चंबल बिहड़ों के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, सोन नदी के बारे में पढ़ते हैं। इसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। सहायक नदियाँ रिहंद और उत्तरी कोयल होती है। सहायक नदियाँ उत्तरी कोयल होती है। पटना के पश्चिम में स्थित आरा के पास ये गंगा में मिल जाती है। पटना के पश्चिम में स्थित आरा के पास होता है गंगा में मिल जाती है। ठीक है। अगली ना है दामोदर नदियाँ, नोट करेंगे। दामोदर नदी की बात करेंगे। दामोदर नदी हुगली नदी से मिलने वाली पहले रिफ्ट घाटी से होकर छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी किनारे पर बहती है। दामोदर नदी हुगली नदी में मिलने से पहले एक रिफ्ट घाटी से होकर छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर बहती है दामोदर नदी। सहायक नदियाँ इसकी जो थी बराकर नदी है जो मैथन बांध है, 2022 में पूछा गया है। सहायक नदियाँ बराकर नदी मैथन बांध स्थित है दामोदर की। ठीक है। सहायक नदियाँ पूछा गया 2022 में। इसमें बार बार आने वाली बाढ़ के कारण बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है। दामोदर नदियों को बंगाल का शोक कहा जाता है, शैरो ऑफ बंगाल। ठीक है। तो पढ़ लिए, सिंधु पढ़ लिए, गंगा पढ़ लिए, अब ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, चलेंगे। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रृंखला में अर्थात चेमायोंगडुंग, ठीक है, चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से होता है। नोट कर लेंगे, चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से होता है कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील से। ठीक है।
दक्षिणी तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी तिब्बत में जो होता है ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। रंगो सांगपो तब तिब्बत के दाएं किनारे पर प्रमुख नदी है। ठीक है, नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। नमचा बरवा जो होता है, नोट करेंगे, नमचा बरवा नामक स्थान से ये नदी यू टर्न लेती है और दिहांग के रूप में भारत में प्रवेश करती है। दिहांग के रूप में ये जो होता है भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदियाँ। ये जो होता है यू टर्न भूवैज्ञानिक रूप से युवा हिमालय के अच्छे संघी झुकाव के कारण होता है, अच्छे संघी झुकाव के कारण होता है। ठीक है, 2011 में पूछा गया यूपीएससी में। ठीक है, ये सदिया के पास असम के मैदान में प्रवेश करती हैं, इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। सदिया के पास दिहांग के नाम से प्रवेश करती हैं और ये सदिया के पास असम के मैदान में जो होता है प्रवेश करती, तब इन्हें हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, धुबरी के पास ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ये तीस्ता अर्थात दाएं किनारे पर मिलती है, जिसके बाद यमुना कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है बांग्लादेश पे? यमुना कहा जाता है। ठीक है, नोट करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। ठीक है, जब ये गंगा में मिल जाती हैं तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब ये गंगा में मिलती है तब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नदी की जो था मेघना नदी के मिल जाने के बाद ये सामूहिक रूप से मेघना के नाम से जाना जाता है। जब ये मेघना से मिलती है तो मेघना नदी के, देखिए बहुत नाम इसका पड़ गया। ठीक है, मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन जो होता है अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम राज्यों में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन कहाँ कहाँ है? ठीक है, ये जो होता है अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम राज्यों में। ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला डेल्टा बनाती है। नोट करेंगे, ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला डेल्टा बनाती है। नोट करेंगे, डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये नदी बाढ़, जलमार्ग में बदलाव और तट अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नदी में बाढ़ और जलमार्ग में बदलाव और तट अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। तट अपरदन के प्रमुख कारण कौन कौन है? बड़ी सहायक नदियाँ, बड़ी मात्रा में अवसाद और इनसे जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा का होना। ठीक है, बड़ी सहायक नदियाँ, बड़ी मात्रा में अवसाद और जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा का होना आदि जो होता है अपवर्दन का कारण माना जाता है। ठीक है, आज अपवर्दन का कारण है। चलेंगे देखेंगे इसमें अपवर्दन के कारण में आप देख सकते हैं चित्र को, ब्रह्मपुत्र नदी के चित्र जो होता है देखेंगे इसमें। ये स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कहाँ से निकलती है। यारलुंग सांगपो तिब्बत में देख रहे हैं, तिब्बत में यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। ये देख रहे हैं कैसे कैसे नदी जो होता है अफवाह बनाती हुई चली आ रही। ठीक है, दिहांग, दिबांग, लोहित, ठीक है, धनसिरी, सुबनसिरी, कौमेंग, बराक, देखिए गारो, खासी, पहाड़ी जंतियाँ ये किस किस राज्य से होकर जो होता है कहाँ कहाँ मिलती है? गंगा नदी में मिलती हैं। तो देखिए गंगा नदी में मिलने के बाद जो होता है दिख रहे हैं ये इस पर मिलती है, पद्मा बनती है। ठीक है, नोट कर लेंगे आप। चलेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की चर्चा करते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, बाएं किनारे पर सहायक नदियाँ की बात करें तो बुरही, नोट करें, बुरही, दिहांग, देशांग, दीखो, धनसिरी और केपली हैं। दाएं किनारे की सहायक नदियाँ हैं लोहित, दिबांग, सुबनसिरी। ठीक है, इसका उद्गम जो था तिब्बत की पूर्व नदी से। ठीक है, जेला, भराली, कामेंग, मानस ये जो होता है वाय सीमा के पार नदी पर। ये नदी भारत के असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। ये नदी क्या होती है? मानस से राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। ठीक है, ये जो होता उद्यान अपने जो होता है, नोट करेंगे, उद्यान अपने विविध वन्यजीव के लिए जाना जाता है। लुप्त प्राय वन्यजीवों जैसे पिग्मी, हॉग, गोल्डन लंगूर जैसी प्रजातियां इसमें शामिल है। 2013 में पूछा गया। तुरसा, संकोच और तीस्ता जो होता है इसी पाया जाता है। 2016 में पूछा गया था। ठीक है, 2016 में पूछा गया। नोट करेंगे, तीस्ता की बात करेंगे, उद्गम स्थल तीस्ता कांगसे ग्लेशियर। ठीक है, तेंगसा सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा बनाती है। रंगीत नदी इसकी जो था मुख्य सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी है जो सिक्किम से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। ठीक है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो था हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना। प्रायद्वीपीय विशेषताएं क्या? चौड़ी,
बड़े पैमाने पर क्रमिक ढाल वाली उथली घाटियाँ, निश्चित मार्ग, विसर्पों का अभाव, जल और गैर बारहमासी प्रवाह होती है। पश्चिम घाट की भूमिका की बात करें, यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बीच के जल विभाजक क्षेत्र है पश्चिमी घाट की, ठीक है, कार्य करती हैं पश्चिमी घाट। नोट करेंगे, नोट करिए, आगे चलें। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास भूवैज्ञानिक घटनाएं जिसमें प्रायद्वीपीय भारत के वर्तमान अपवाह तंत्र को प्रभावित किया है, ठीक है। पश्चिमी पार्श्व का अवतलन, नोट करें, पश्चिमी पार्श्व का अवतलन, इसमें जो होता है इसने मूल जलग्रहण क्षेत्र के दोनों ओर नदियों के सममित स्वरूप को बाधित कर दिया है। नदियों के जो होता है दोनों ओर से नदियों के सममित जो होता है स्वरूप को बाधित कर दिया है। हिमालय की उथल पुथल, हिमालय की उथल पुथल, इसके कारण प्रायद्वीपीय खंड का उत्तरी पार्श्व नदी नीचे धंस गया है, जिसमें गर्त अर्थात भ्रंश हुआ है, ठीक है, भ्रंश का निर्माण हुआ है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ग्रंथ जो होता है गर्त भ्रंशों में रिक्त घाटियों में बहती हैं और उन्होंने मूल दरारों को जो होता अपने मलबे से भर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप इन नदियों में जलोढ़ और डेल्टाइक निक्षेप की कमी है, ठीक है, जिनके कारण जो होता है इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, नदियों में जलोढ़ और डेल्टाइक निक्षेप की क्या हो गई है, कमी हो गई है। नोट कर लेंगे, हिमालय की उथल पुथल, ठीक है। आगे देखेंगे, इस अवधि के दौरान प्रायद्वीपीय खंड का झुकाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर होने लगा था। संपूर्ण अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। संपूर्ण अपवाह तंत्र क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया, ठीक है। प्रायद्वीपीय अपवाह नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह नदी तंत्र, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय अपवाह नदी तंत्र होती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती, नोट करेंगे, प्रायद्वीपीय अपवाह नदी तंत्र, ये नदियाँ अपने मुहाने पर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख छोटी नदियाँ इस प्रकार हैं। रूसी कुल्या, इसका उद्गम नायगढ़ पहाड़ियों से, बैतरणी गढ़जात पहाड़ियों से निकलती हैं। स्वर्ण रेखा ऊंची पठार से निकलती है, रांची के पठार से निकलती हैं। ब्राह्मणी, शंख और दक्षिण कोयल नदियों का संगम, इन दोनों नदियों का उद्गम क्षेत्र छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार है। बंशधारा और नागावली नदी, ये पूर्वी घाट उड़ीसा से निकलती है, बंशधारा और नागावली, ठीक है। यूपीएससी 2015 और 21 दोनों में पूछा गया था। पेन्नार जो होता है पूर्वी घाट नदी पहाड़ी से दक्षिण भारत की गांडीकोटा घाटी इसके द्वारा बनाई गई थी, ये 2015-22 में पूछा गया, ठीक है। पलार, पलार जो होता है उद्गम क्षेत्र पूर्वी घाटी के सेवराग की पहाड़ियाँ हैं, पलार, ठीक है, पूर्वी घाटी की सेवराग की पहाड़ियाँ हैं। बैगई पश्चिम घाट के नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ियाँ 2021 में पूछा गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए, कई बार यूपीएससी यहाँ से पूछा गया। ये देख लीजिए, पलार देख लीजिए, चित्र देख लीजिए, चिल्का झील में कोलोरू झील, चिल्का झील, कौन कौन से चिल्का झील से नदी निकलती, कौन से कोलोरू झील से निकलती, कौन से पुलकट झील के, हो गया। आगे स्क्रीन शीट मान लीजिए, ठीक। महानदी, इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला है, इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला। अफवाह बेसिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितना 53% और शेष 47% उड़ीसा में, 47% शेष क्या उड़ीसा में है। सहायक नदियाँ बाएं किनारे पर शिवनाथ, हामदो, हसदो और मांड है। दाएं किनारे पर तेल, जोंक और ओंग है, ठीक है, दाएं किनारे पर। आगे चलेंगे, देख लीजिए दाएं किनारे पर, आगे चलेंगे। गोदावरी, गोदावरी जो था इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो होता है त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। देख लीजिएगा, इस पर देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से निकलती है। साबरी नदी उड़ीसा है, इंद्रावती नदी उड़ीसा क्लाइंटी से, पेनगंगा जो होता है मेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, निजामाबाद के पास, प्राणहिता कालेश्वर तेलंगाना, मांजरा नदी अहमदानगर बालाघाटी पहाड़ी से। देख लीजिएगा सभी नदियाँ, ठीक है। आगे चलेंगे,
अपवाह बेसिन की बात करें तो महाराष्ट्र में 49%, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 20%, शेष आंध्र प्रदेश से निकलती है। ठीक है। सहायक नदियाँ इसकी बात करेंगे, देख लेंगे, देख लीजिए इसकी जो तो पूरी गोदावरी की देख रहे हैं, गोदावरी देख रहे हैं ना। ठीक है। गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन है थोड़ी देख लीजिएगा। गोदावरी की सहायक नदियाँ बाएं किनारे पर पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता। ठीक है, ये जो होता है संगम में निर्मित है। दाएं किनारे पे मंजरा और मनेर है। नोट करेंगे, 2015 में पूछा गया। आगे देखेंगे कृष्णा नदी, इसका उद्गम जो होता है सह्याद्री पश्चिमी घाट से महाबलेश्वर से हुआ है। कृष्णा नदी का उद्गम सह्याद्री पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से हुआ है। ठीक है, महाबलेश्वर से हुआ, देख लीजिए पश्चिमी घाटी के महाबलेश्वर श्रृंखला से। ये देखिए महाबलेश्वर श्रृंखला से देख रहे हैं कृष्णा की सहायक नदियाँ। बाएं किनारे पर दाएं किनारे पर नदियों को देख लीजिएगा, कौन कौन से शहर बसा है देख लीजिएगा, कहाँ कहाँ बांध है, ये सभी बांध है, ये सभी बांध है। ये देखिए शहर है। ठीक है, देख लीजिए शहर है, देख लिए, यहाँ पर भी बांध है, यहाँ पर भी बांध है, ये सारे बांध है चित्र में। आगे चलेंगे, इसकी सहायक नदियाँ देखेंगे। सहायक नदियाँ कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, हम्पी नदी के पास स्थित है। बाएं किनारे पर भीमा है, डिंडी है, मूसी है और मुनेरू है। ठीक है। जलग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र में 27%, कर्नाटक में 44%, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 29% है। नोट करेंगे, नोट करिएगा। ठीक है। कोलेरू झील, नोट करेंगे कोलेरू झील जो था, कोलेरू झील जो था गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच स्थित है। ये सीधे कृष्णा नदी के जल ग्रहण नहीं करती है, कृष्णा नदी के सीधा जल ग्रहण नहीं करती। यूपीएससी 2023 में पूछा गया कोलेरू झील के बारे में, नोट कर लीजिए। ठीक है। कावेरी, नोट करेंगे कावेरी, इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, कर्नाटक से। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक से हुआ है। अपवा बेसिन क्षेत्र केरल में 3%, कर्नाटक में 41% और तमिलनाडु में 56%। नोट करेंगे। ठीक है। कावेरी की सहायक नदियाँ नोट करेंगे, बाएं किनारे पर हेमवती और सिमसा है, दाएं किनारे पर कंबनी, भवानी, नोयल और अमरावती है। नोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, ये भारत के दूसरे सबसे बड़े जलप्रपात निर्माण करती है, जिसे शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तिरुचिरापल्ली इस नदी के किनारे स्थित है, तिरुचिरापल्ली इस नदी के किनारे स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में नोट करेंगे, कावेरी बेसिन में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में जो होता है स्थित है। ठीक है, कावेरी बेसिन में, नोट कर लीजिए। ये देख लीजिए हेमावती नदी बांध देख लीजिए। चित्र को जो होता है स्क्रीनशॉट मान लिया करिए, जिसे हम पढ़ाते चले जाए, बहुत इसमें पढ़ाना है। पश्चिम दिशा में बहने वाली, नोट करेंगे, पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ। ठीक है, बहने वाली नदियाँ, पश्चिम दिशा में बहने वाली। कुछ भारतीय नदियाँ विशिष्ट भौगोलिक और विवर्तनिकी कारकों के कारण पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिम तटरेखा के पास स्थित पश्चिमी घाट तीव्र ढाल बनाता है। ठीक है, पश्चिमी तटरेखा के पास स्थित होने के कारण पश्चिमी घाट तीव्र ढाल बनाता है, जिसके कारण उनकी ढलानों से निकलने वाली नदियाँ तेजी से पश्चिम की ओर बढ़ती है, तेजी से पश्चिम की ओर जो होता बढ़ती हैं। नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियाँ विवर्तनिकी गतिविधियों द्वारा निर्मित रिफ्ट घाटियों से होकर बहती, किधर, रिफ्ट घाटियों से होकर बहती है। ठीक है, नोट करेंगे, रिफ्ट घाटियों से होकर बहती है, जो प्राकृतिक रूप से पश्चिम की ओर जलमार्ग बनाती हैं। प्राचीन भूपर्पटी झुकाव ने जो था प्रायद्वीपीय पठार के कुछ हिस्सों को पश्चिम की ओर और अधिक ढलान दिया है। ठीक है, जिससे माही और साबरमती जैसी नदियाँ प्रभावित हुई हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के विपरीत पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ छोटी और कम अवसाद लाती हैं, कम अवसाद जो होता लाती हैं। विशाल डेल्टा के बजाय क्या बनाती है, मुहाना बनाती हैं। और उदाहरण में कौन कौन नदी है, नर्मदा, ताप्ती, मांडोवी और पेरियार, ये नदियाँ मुहाना नदी बनाती हैं। ठीक है, नोट करेंगे, अवसाद और विशाल डेल्टा की वजह जो होता है मुहाना बनाती हैं। ठीक है, ये लोग अवसाद नहीं लाती, नोट करेंगे। इसमें सबसे पहली नदी पड़ती है नर्मदा, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नर्मदा, इसका उद्गम अमरकंटक पठार से हुआ है। नदी मार्ग जो था सतपुड़ा दक्षिण में और विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर के बीच रिफ्ट घाटी होकर गुजरती है। ठीक है, रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती बहती है। नोट करेंगे, ये नदी जो होता है सतपुड़ा दक्षिण में, विंध्य पर्वतमाला उत्तर के बीच जो होता है रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है।
भारूच दक्षिण में अरब सागर में गिरती है, भारूच के दक्षिण में अरब सागर में गिरती है, यूपीएससी 2013 में पूछा गया था। ठीक है। इस पर जबलपुर मध्य प्रदेश के पास धुआंधार जलप्रपात सरदार सरोवर बांध इंदिरा गांधी बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। कई बार क्वेश्चन यूपीएससी 2012 में 22 में पूछा गया था। ठीक है। नर्मदा पढ़ रहे हैं, कौन नदी? नर्मदा नदी। ठीक है। क्या है? मध्य प्रदेश में के पास धुआंधार जलप्रपात है, सरदार मानसरोवर बांध है, इंदिरा गांधी बांध है, मध्य प्रदेश जबलपुर में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसकी सहायक नदियां कौन है? बाएं किनारे पर तवा नदी है, दाएं किनारे पर जो होता है वरना नदी और कोलार नदी है। ठीक है, बाएं किनारे पर तवा नदी है, दाएं किनारे पर वरना और कोलार नदियां हैं। नोट करेंगे, कोलार नदियां हैं। आगे चलेंगे, ताप्ती नदी। अगला देखेंगे, ताप्ती नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसका उद्गम बैतूल अर्थात मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला से। ताप्ती नदियों का उद्गम बैतूल के मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला से। अपवाह बेसिक क्षेत्र महाराष्ट्र में 79%, मध्य प्रदेश में 15%, ठीक है 15, और जो होता है गुजरात में 6% जो होता पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद जो होता है लूनी नदी। नोट करेंगे, लूनी। इसका उद्गम स्थल राजस्थान के पुष्कर झील के निकट, राजस्थान से पुष्कर झील के निकट दो शाखाओं अर्थात सरस्वती और साबरमती के रूप में निकलती हैं। ठीक है, दो शाखाओं में निकलती हैं लूनी नदी, एक सरस्वती दूसरा साबरमती के रूप में निकलती है, जो आपस में मिल जाती है। फिर आपस में क्या करती हैं? अब मिल जाती है। कच्छ के रण गुजरात से होकर बहती है। लूनी नदी कच्छ के रण गुजरात से होकर बहती है। ठीक है। लूनी नदी का संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक मौसम प्रवाह है, अल्पकालिक मौसम प्रवाह है। साबरमती, ये नदी जो होता है अरावली पर्वतमाला से निकलती है। ये नदी कहाँ? अरावली पर्वतमाला से निकलती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, देख लीजिएगा लूनी नदी। देख लीजिए, आगे चलिए। माही नदी, ये धार अर्थात मध्य प्रदेश बिंदु से निकलती है। माही नदियाँ कहाँ से? धार से निकलती हैं, धार में बिंदु से निकलती हैं, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। यह राजस्थान से बहने के बाद गुजरात में प्रवेश करती हैं और अरब सागर में गिर जाती है। राजस्थान से बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती हैं और फिर अरब सागर में गिर जाती हैं। पेरियार, पंबा और भरतपुझा नदियाँ देखेंगे, केरल की नदियाँ हैं। जो भारतपुंजा सबसे लंबी नदी है और पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी। पंबा नदी वेम्बनाड झील से निकलती है। पंबा नदी कहाँ से? वेम्बनाड झील से निकलती है। ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, अन्य नदियाँ देखेंगे, शत्रुंजी, भद्रा, अधाधर ये गुजरात से है। बैतरणी नदियाँ त्रंबक पहाड़ियों नासिक महाराष्ट्र से निकलती हैं। मांडवी और जुआरी जो होता है गोवा से निकलती हैं। काली नदियाँ काराबार खाड़ी से में बहती हैं, गिरती हैं। बेदती और सारावती जो होता है कर्नाटक से निकलती हैं। गरसोप्पा जोग जो होता है जलप्रपात जो होता है सारावती नदी पर निकलती है। नोट करेंगे, नोट कर लीजिए, नोट करिए तुरंत। बहुत इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में पढ़ें हम लोग। ठीक है। अब चलेंगे हम लोग नदियों के बारे में जो होता है। चलिए यहाँ तुलना करेंगे, बिंदु करेंगे हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप की नदियों की तुलना। उद्गम स्थल ग्लेशियरों से ढका हुआ हिमालय पर्वत से, प्रायद्वीपीय पठार और मध्यवर्ती उच्च भूमि से निकलती हैं। ठीक है, दोनों नदियाँ हिमालय की नदियाँ हैं और प्रायद्वीप की नदियाँ। अपवाह का प्रकार में देखेंगे, इसमें जो होता है पूर्ववर्ती अनुवर्ती मैदान में जो होता है दुमकृत अपवाह का प्रतिरूप होता है। इसमें अध्यारोपित नौ अनुवर्ती जालीनुमा आरी और आयताकार और अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। नदी का विकृति देखेंगे, लंबा मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के बीच बहती हैं हिमालय नदियाँ। ठीक है, अविशेष अपर्दन होती हैं, नदी क्षेत्र में कमी है। ठीक है, देखने को मिलता है। मैदानी क्षेत्रों में विसर्ग और मार्ग में बदलाव देखने को मिलता है, जबकि अच्छी तरह से जो था समायोजित होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम घाटियों के साथ छोटा और निश्चित मार्ग होता है। ठीक है, नदी विकृति में प्रकृति में जलग्रहण क्षेत्र में बहुत बड़ा बेसिन होता है, अपेक्षाकृत छोटा बेसिन होता है प्रायद्वीपीय नदियों का। ठीक है, नदी की अवस्था की बात करेंगे, युवा तरुण है, सक्रिय अपर्दन होता है, घाटी गहरी होती जाती है। ये पुरानी नदियां हैं क्रमबद्ध और लगभग जो होता है अपने आधार पर स्तर तक पहुंच चुकी हैं। ठीक है, अपने आधार स्तर तक जो होता पहुंच चुकी है। ये नवीन है, ये पुरानतन है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें
भारत के प्रमुख नदियों और संबंधित नगर क्या हैं? यमुना नदी किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा है। गंगा के वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, पटना, कोलकाता, हरिद्वार, ऋषिकेश है। सिंध में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर है। ब्रह्मपुत्र में गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है। गोदावरी में नासिक है, नंदेड़ है, राजमुंदरी है, रामागुंडम है, करीमनगर है और गोलेगांव है। कृष्णा में विजयवाड़ा है, अमरावती है, सांगली है और कराड़ है। ठीक है, कराड़ है। कावेरी में देखेंगे तो मैसूर है, बेंगलुरु है, त्रिची है, तंजावुर और इरोड है। नर्मदा में जो था जबलपुर और भरूच है। ताप्ती में सूरत है। ठीक, ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है। महानदी किनारे कंटक, भुवनेश्वर, बांकी और संबलपुर है। साबरमती जो था आश्रम अहमदाबाद किनारे। लूनी जो होता है जोधपुर, लूनी जोधपुर है। ठीक है, आगे देखेंगे भारत की आर्द्र भूमियों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्द्र भूमियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की आर्द्र भूमियाँ। ठीक है, देखेंगे आर्द्र भूमियों के बारे में। आर्द्र भूमि के क्षेत्र जो होता है मौसमी रूप से संतुलित होते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन होती है, जैव विविधता ज़्यादा पाया जाता है, जल गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जल जो होता है गुणवत्ता बनाए में। ठीक है, देश के आर्द्र भूमियों के अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्र में गुजरात अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक दर्ज किया गया है। भारत में आर्द्र भूमियाँ जो होती है अंतर्देशीय आर्द्र भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र का आर्द्र भूमियाँ अधिक पाई जाती है। यूपीएससी 2012 में पूछा गया था। आर्द्र भूमियों के प्रकार में देखा जाए, अंतर्देशीय आर्द्र भूमियाँ होती हैं कच्छ, अनूप और झीलें, तालाब, नदी आर्द्र भूमियाँ। ठीक है, अंतर्देशीय आर्द्र भूमि कौन कौन आता है? कच्छ आता है, अनूप आता है, झीलें आती हैं, तालाब आते हैं और तालाब और नदी आर्द्र भूमियाँ जो होते हैं इसमें आते हैं। ठीक है, तटीय आर्द्र भूमियों में जो था मैंग्रोव बनाते हैं। ठीक है, ज्वार नदमुख आता है, लैगून और प्रवाल भित्तियाँ, ये तटीय आर्द्र भूमियाँ होती हैं। मैंग्रोव, ज्वार नदमुख, लैगून, प्रवाल और भित्तियाँ। ठीक है, प्रवाल और भित्तियाँ देखेंगे। अगर आप देखेंगे भारत में प्रमुख आर्द्र भूमियाँ कौन है तो सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में स्थित है। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा के खारे पैगुन जो था पानी की लैगून झील, खारे पानी की लैगून झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर के मीठे पानी की झील। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के एक आर्द्र भूमि है जो पक्षी विविधता के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान के आर्द्र भूमि जो पक्षी विविधता के लिए प्रसिद्ध है। रंगाथंटी पक्षी अभ्यारण्य ये कर्नाटक में एक पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में एक पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। झीलें देखेंगे, भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील कहाँ? जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो ज्वार नदमुख जैसी सबसे बड़ा लैगून चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पर? उड़ीसा में। भारत की सबसे ऊंची झील जो होता है चोलाम झील सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील चोलाम झील सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील पंतसागर रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। अलियार, ईसापुर, कांसावती जलाशयों के लिए प्रसिद्ध स्थान है, 2019 में पूछा गया था। भारत की झीलें देखेंगे, चलिए ये पहले देख लीजिए, ये मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील जो होता है यहाँ तक जो होता है मीठे पानी की झील होगी। ठीक है, यहाँ से जो होता है मीठे पानी की झील होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक मीठे पानी की झील देखेंगे। मीठे पानी की झील कहाँ कौन से? ठीक है, कोलूरू झील आंध्र प्रदेश में, कृष्णा और गोदावरी नदी पर। देखेंगे नदियों के प्राप्त जल जो होता है कृष्णा और गोदावरी नदियों से प्राप्त जल। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। ठीक है, हाफलोंग झील असम में स्थानीय जलधाराओं में वर्षा द्वारा निर्मित है। दीपोर असम में जो होता ब्रह्मपुत्र। लोकटक झील मणिपुर में इम्फाल नदी पर। डल झील जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। वुलर झील जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। संथम कोटा झील केरल में पंबा नदी। ठीक है, भोजताल झील मध्य प्रदेश में कोलांस नदी। सलीम अली झील जो होता महाराष्ट्र में किसी भी प्रमुख नदी पर सीधे जल प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसका आगे चलेंगे नेक्स्ट को। शिवसागर झील महाराष्ट्र में है, किसी भी नदी में सीधे जल प्राप्त नहीं करता। हरेके जल पंजाब में सतलज नदी। कांगजली झील पंजाब में ब्यास नदी। त्यांगसू झील सिक्किम में रांगपो नदी। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी। ठीक है, ये जो होता है मीठे पानी की झील जितनी होगी। अब देखेंगे खारे पानी की झील की बात करते हैं। खारे पानी की झील देखेंगे, खारे पानी
पुलिकट झील 2017 में पूछा गया। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, ठीक है, अरडी नदी और कालंगी नदी से प्राप्त करता है। अष्टमुडी कयाल केरल में है, किसी भी नदी से सीधे प्राप्त नहीं है। कुटनाड केरल में है, पुनपरा नदी और मीनाचिल नदी। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है, पुनपरा नदी और मीनाचिल झील। चिल्का झील उड़ीसा में है, दया नदी और महानदी। डेडवाना झील राजस्थान में, सीधे किसी से प्राप्त नहीं करता है। कोचामन झील राजस्थान में है। सारगोल झील राजस्थान में है। खाटू झील राजस्थान में है। पिछोला झील राजस्थान में है। चंदबू झील राजस्थान में। ये जितनी नदियां हैं किसी भी नदी से जो होता सीधे प्राप्त नहीं करती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे गोखुर झीलें, देखेंगे गोखुर झीलें। पहली झील है चांदपी झील, असम में पाया जाता है, किसी भी नदी से सीधे जल नहीं प्राप्त करती हैं। कंवर झील बिहार में पाया जाता है, गंडक नदी पर। डिब्रू बैशोखा झील असम में पाया जाता है, किसी नदी से जल सीधे प्राप्त नहीं करती। हुसैन सागर। कृत्रिम झीलें कौन कौन है? हुसैन सागर, गोविंद सागर, कोनाईकाल, नर्मदा और रणजीत सागर बांध, ये सब जो होता है कृत्रिम झीलें हैं। नोट करेंगे, ये सब कृत्रिम झीलें हैं, ठीक है। कोडाई कनाल झील 2018 में यूपीएससी में पूछा गया है, तमिलनाडु में, किसी से जल सीधे प्राप्त नहीं करता। हुसैन सागर तेलंगाना में है, मूसी नदी से प्राप्त करता है। गोविंद सागर जल हिमाचल प्रदेश में, गोविंद सागर झील जो होता है हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी से जल प्राप्त करता है। कोडाईकुलम झील जो होता है तमिलनाडु में, किसी से प्राप्त नहीं करता। नर्मदा सागर झील मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी से प्राप्त करता है। रणजीत सागर बांध झील जो होता है जम्मू कश्मीर में है, रावी नदी से प्राप्त करता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे बांध देख लीजिए, बांध की देख लीजिए। बांध उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध जो होता है रिहंद नदी पर। राजघाट बांध जो होता है बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध है, नर्मदा नदी पर। बरगी बांध नर्मदा नदी पर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। बाढ़ सागर बांध सोन नदी पर। तवा बांध तवा नदी पर, देख लीजिएगा। गुजरात में जो होता है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी या ढोल बांध साबरमती नदी पर है, ठीक है। महाराष्ट्र जो होता कोयना बांध है, कोयना नदी पर है। जायकवाड़ी बांध है, गोदावरी नदी पर है, ठीक है। उजानी बांध भीमा नदी पर है। तमसा बांध जो होता है तमसा नदी पर है। भादसा बांध जो होता है भादसा नदी पर है। कर्नाटक कृष्णा सागर राजा सागर बांध कावेरी नदी पर है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है। लिंगन मक्की बांध सारावती नदी पर है। घाट प्रभा बांध घाट प्रभा नदी पर है, ठीक है। तमिलनाडु मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। पेरियार बांध पेरियार नदी पर है। बैगई बांध बैगई नदी पर है। पेचीपरई बांध जो होता है कोडियार नदी पर है, ठीक है, कोडियार नदी पर। आगे चलेंगे। आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पे। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। केरल में देखेंगे इडुक्की बांध है पेरियार नदी पर है, ठीक है। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर है। पाम्बीकुलम बांध जो था पाम्बीकुलम नदी पर है। उड़ीसा में देखेंगे हीराकुंड बांध महानदी पर है। इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर है, ठीक है। तेलंगाना में देखेंगे कालेश्वरम बांध गोदावरी नदी पर है। निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर है। लोअर मैनार बांध जो होता है मैनार नदी पर है। हिमाचल प्रदेश में देखेंगे भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। चमेरा बांध रावी नदी पर। पोंग बांध ब्यास नदी पर है। जम्मू कश्मीर में देखेंगे बगलीहार बांध चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में बगलीहार। पश्चिम बंगाल में देखेंगे मैथन बांध बराकर नदी पर है। चांडिला बांध स्वर्णरेखा नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक है। तो आज जो होता है दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। दूसरा चैप्टर भी अपवाह तंत्र जो होता है दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया, ठीक है। प्रत्येक दिन जो होता है एक चैप्टर समाप्त होंगे, चाहे कितना भी बड़ा मैराथन क्लास चलाना पड़े क्लास चलाएंगे, लेकिन एक चैप्टर डेली समाप्त करेंगे। और आज इवनिंग टाइम में राज व्यवस्था जो रोकेंगे राज व्यवस्था भी उसे समाप्त करेंगे, ठीक है। अभी आरओ के लिए राज व्यवस्था समाप्त करेंगे, फिर इसके बाद और भी राज व्यवस्था दूसरे तरीके से और विस्तृत पढ़ाएंगे यूपीएससी के लिए जो था। जब ये ज्योग्राफी समाप्त होगी तुरंत आरओ के यूपीएससी के लिए जो था ज्योग्राफी से पॉलिटिक्स भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। थैंक यू।